डिफेंस एक्सपर्ट कर रहे थे। पुतिन ने बाल्टिक सागर के ऊपर जासूसी प्लेन भेज दिए। देखते ही जर्मनी ने यूरोफाइटर जेट्स को उड़ा दिया है। जर्मन हवाई सीमा में घुसने से पहले ही रूसी प्लेन मुड़ गए। नेटो की मीटिंग के बाद पुतिन ने धमकी दी थी और यह धमकी थी नेटो देशों को। और ऐसे में जर्मनी के आसपास जैसे ही विमान उड़ते हुए दिखे, जर्मनी ने अपने विमानों को एक्टिव किया और उसके बाद रूसी विमानों को मुड़ना पड़ा। हमारे साथ जो डिफेंस एक्सपर्ट है श्याम सर, ये रूस क्या वाकई में ये इंटेंट करके अब नेटो देशों को भी किसी तरह से टारगेट कर रहा है? पोस्चरिंग और मसल फ्लेक्सिंग तो वॉर में जरूरी है और रशिया लगातार बाल्टिक सी में अपने ऑपरेशंस करता रहता है। वो उसकी जो जगह है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल्टिक सी उनका सी बेस है, वहाँ पे कलिनिंग्राड का बहुत बड़ा बेस है और उस एरिया में वो चाहे वो फिनलैंड हो चाहे वो स्वीडन हो, ये सारे जो एरियाज हैं उनको वो लगातार परेशान करता रहता है। और एक तरह से जर्मनी को भी उसने बीच बीच में पोस्चरिंग दिखाई है। तो इनके प्लेन तो कॉम्बैट एयर पेट्रोल पे जाते हैं और वापस आते हैं, ये दिखाते हैं कि हमारा जो एयर स्पेस इस एरिया का है वहाँ हम कहीं भी जा सकते हैं, तुम भले हमें रोको लेकिन हम रुकेंगे नहीं और हर बार हम आते रहेंगे। तो ये मसल फ्लेक्सिंग का एक तरीका होता है जो वो लगातार दिखाते रहते हैं। लड़ाई हो रही है यूक्रेन में, पर जो पेरिफेरल कंट्रीज हैं उनको दहलाना, उनको एक तरह से चुप रखना और उनको बराबर संकेत देते रहना कि तुम्हें तुम्हारी जो एयर स्पेस में हम आ सकते हैं। चलें सर, इसको मैं थोड़ा सा आगे और समझना चाहता हूं। व्हेन इट इज बिटवीन नेटो एंड रशिया, मोर देन 30 कंट्री वंस अ साइड और रूस अगली साइड में, क्या ये वाकई में दुनिया के सामने ये इक्वेशन वॉर के लिहाज से बनती हुई दिख रही है? नहीं, आप देखिए ना, नेटो 30 कंट्री बोली है, 32 कंट्री बोली है, उनमें से पहल कौन करेगा? बात सबसे बड़ी है, वो नहीं करेगा। एज फार एज रशिया इज कंसर्न, उसे नेटो को दिखाना है। ये जो जहाज उड़ाने वाली बात जो आप कर रहे हैं, तो उसमें भी आप पाएंगे ये बड़ा सीधी बात है कि वो उसके एरिया में एंटर नहीं हुआ। आपने मसल फ्लेक्सिंग करी, प्रोपोगंडा किया कि मैं आ सकता हूं और मैं यहां तक आ सकता हूं। उसी तरह जर्मनी ने क्या किया, मैं भी अपने जहाज उड़ा सकता हूं। क्या ये बताने की कोशिश है दूर रहिए, नहीं तो मैं ये कर सकता हूं? ये दोनों तरफ से होगा और ये हमेशा डायरेक्ट वॉर, मेरा ये अपना आकलन है, नेटो कभी कोई एक कंट्री अपने आप डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा। आप देखेंगे हर एक कोई बैंक अपॉन कर रहा है कि नेटो पूरा का पूरा मेरे पास अटैक के लिए आएगा, जो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी आप देख पाएंगे कि रशिया के खिलाफ वो एक एग्रेसिव पोस्चरिंग करेगा। लेकिन जाकर अटैक करना जिस भी कंट्री से करना होगा वो बहुत बड़ी कीमत होगी। श्याम सर, एक 10 सेकंड में रिएक्शन आप भी दे दीजिए। तो मतलब ये कभी नहीं होने वाला कि नेटो वर्सेस रशिया, ये कभी नहीं होने वाला? ये कभी नहीं होगा, इसलिए कि नेटो कभी भी डायरेक्ट फ्रंट में नहीं आना चाहता, अमेरिका भी नहीं आना चाहता। अमेरिका ने तुमने हाथ भी खींच लिए एक तरह से, और नेटो चाहता है कि पीछे से जितना टैसिट सपोर्ट, जितना आर्मामेंट, जितना बैकअप, मनोबल, ये सब यूक्रेन को देते रहे। बेसिकली वर्चस्व की लड़ाई है। वो पोलैंड तक अगर सीमा पे नहीं रुके, वो नाटो ने अपनी लिमिट्स नहीं डाली पोलैंड की सीमा तक, यूक्रेन को फ्री नहीं किया और यूएसएसआर का जो पुराना वर्चस्व है वो वहां पे दाखिल नहीं हुआ, तब तक ये होता रहेगा। नाटो कभी सामने आएंगे नहीं, उन्हें इस बारे में उन्हें सोचना पड़ेगा कि और मुझे लगता है कि फिर अगर ऐसा है खुलकर नहीं आएंगे और सिर्फ बैक ऑफ द डोर आप सिर्फ कहेंगे नहीं जंग लड़िए हम आपके साथ है, तो फिर सारा नुकसान जो है वो सिर्फ यूक्रेन का है। पूरा का पूरा नेटो यूक्रेन के साथ है ना, दिख तो रहा है। यूएस यूक्रेन के साथ देश आज बर्बाद हो चुका है। लड़ कौन रहा है? कोई नहीं लड़ेगा तुम्हारे लिए। ये जो F-16 आपने अब दिया, 2 साल पहले दे देते, वो मांग रहा था। ये जो नेटो की मेंबरशिप जिसके पीछे वो पड़ा हुआ है, आपने आज तक नहीं दी और ना देने की, तो आप लड़ेगा कौन? आज ये नेटो कंट्रीज आप नेटो के अंदर देख लीजिए, यूएस बोलता है कि नेटो अपने जब तक पैसे ज्यादा नहीं देगा मैं अकेले क्यों दूं? उनके भी तो अपने प्रॉब्लम्स हैं। लड़ाई लड़ना अपने आप में नेटो कंट्री के किसी भी कंट्री के फेवर में नहीं है। बहुत बारीक चीज आपने दर्शकों को बताई है और मैं सिर्फ इसको एक बहुत नॉर्मल तरीके से इसको नॉर्मलाइज करता हूं कि बहुत खूबसूरत मुल्क था यूक्रेन जो आज बिल्कुल बर्बादी की कगार पर खड़ा है। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। इजरायली हमले से एक बार फिर से गाजा दहल उठा। इजराइल के हमले में 72 लोगों के मारे जाने की खबर है। खान यूनिस के पास मुवासी में हमला किया गया, जहां फिलिस्तीन स्टेडियम के पास अटैक हुआ। ये फलस्तीन स्टेडियम है और यहां पर अटैक हुआ है। ये देखिए तस्वीरें। आज गाजा की पूरी सूरत बिगड़ चुकी है और बड़ी बात यह है कि अभी भी हमले लगातार इजराइल की ओर से किए जा रहे हैं। वो लेबनान वाला मोर्चा हो या ईरान वाला मोर्चा हो, जॉर्डन वाला मोर्चा हो, हर एक मोर्चे पर जंग लड़ने के बावजूद इंटेंसिटी हमलों की बिल्कुल कम नहीं है श्याम सर। और इंटेंट एकदम क्लियर है कि अपने दुश्मन को छोड़ना नहीं, जो इजराइल इस वक्त दिखा रहा है। इजराइल ने ईरान से निपटने के बाद वापस अपने कदम गाजा पे ठोक दिए हैं और उन्होंने कहते तो हैं कि उन्होंने मारा है जब वो लोग फूड के लिए वेट कर रहे थे और वो ह्यूमन एड्स का इंतजार कर रहे थे। बच्चे भी उसमें मरे हैं और कई लोग उसमें घायल, फोटोग्राफ्स काफ़ी सारी आई हैं। फ्रांस ने
ये भी कहा है कि हम इसमें हेल्प करना चाहते हैं, ह्यूमैनिटेरियन एड देना चाहते हैं, और ये भी देखना चाहते हैं कि कौन जो हमास के लोग हैं, हमारे जो एड्स जो हम दे रहे हैं, खाना लेके भाग रहे हैं या जो सामान पहुंच रहा है उसको इधर उधर ले जाके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने हमास के कैंप में। तो वह सारी बातें हो रही हैं। अमेरिका ने भी रिस्ट्रेन करने के लिए इजराइल को कहा है, लेकिन इजराइल का तरीका अलग है। उससे जहां खतरा लगता है वो उसे तब तक डिसमिनेट नहीं कर देता, बिल्कुल खत्म नहीं कर देता, तब तक वो रुकता नहीं है। तो जैसे उसे फुर्सत मिली थी हिजबुल्लाह और हुती से और ये अपने हमास से, तो वो ईरान के पीछे गया, और जैसे ईरान से थोड़ी सी उसको मोहलत मिली है तो फिर से वापस अपने मिशन में जुट गया। लेकिन एक स्टेप बैक जाते हुए शैलेंद्र सर, मैं आपसे समझता हूं कि जैसा कि श्याम सर ने कहा कि इजराइल के हमला करने का तरीका अलग है और वो जैसे ही मौका देखता है हमला करता है, और इस वक्त उसके लिए थ्रेट तो ईरान भी है। तो क्या प्लानिंग ईरान के लिहाज से भी इजराइल इस वक्त कर रहा है? नहीं, देखिए, इजराइल के नॉट दैट कि मैं कोई पैलेस्टीनियंस का बहुत बड़ा फैन हूं या उनके अगेंस्ट हूं। अगर एक बिल्कुल निष्पक्ष करें, हमास गाजा में है कौन? पैलेस्टीनियंस हैं। वहां की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? हमास है। आप बताइए, पैलेस्टीनियंस ने उनको इलेक्ट कर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बना दिया पूरी की पूरी हमास को। ये जो 100, 200, 500 किलोमीटर की टनल है, आपको क्या लग रहा है रातों रात अपने आप बन गई? इसमें पैलेस्टीनियंस इन्वॉल्व नहीं है। अरे भाई, आज आप अपने अगर बच्चों की दुहाई दे रहे हो, आप ये एक घेटो था पूरा का पूरा, और क्या डिस्ट्रॉय करवाना चाहते हो? हम जब हमास की बात करें, बड़ी खबर आ गई, मैं वो अपने दर्शकों को बताता हूं। इजराइल ने हमास का कमांडर मार गिराया। ये बहुत बड़ी खबर व्यूअर्स, हमास के टॉप कमांडर अल ईसा को ढेर कर दिया है। 7 अक्टूबर वाले हमले का ये मास्टरमाइंड जिसे मार गिराया है इजराइल ने। अपने दुश्मनों को चुन चुन कर खत्म करता है इजराइल, ये उसका तरीका रहा है, और एक बार फिर से उसने वो करके दिखाया। प्लीज चलें, कंटिन्यू। मैं आपने ये जो आपने लेटेस्ट खबर दी, एक कमांडर गिरा दिया, 10 और खड़े हो जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि हमास अपने आप में हमास नहीं है, ये एक सोच है, और ये सोच पैलेस्टीनियंस के बचपन से लेकर ऊपर तक है। जिसका बच्चा जो मरा है, जिसका बच्चा, आपको नहीं लगता कि वो अब और ज्यादा लंबा और बहुत ज्यादा दृढ़ टेररिस्ट बनेगा, हमास का मेंबर बनेगा? वो फैमिली, आपको क्या लग रहा है, इजराइल को प्रेज करेगी, उसके साथ चलेगी? हमास का सबसे बड़ी तकलीफ यह है, अगर आप कल पूरे के पूरे गाजा को खत्म कर दें, जमीन में मिला दें, तो भी हमास की जो सोच है वो आप खत्म नहीं और कर सर, हमास तो कहता है कि हम फुल टाइम वॉरियर हैं, हम लोगों के लिए जीना, अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करना माइट बी अ टास्क, लेकिन वहां के लिए लोग अपने आप को वॉरियर बताते हैं, वो जंग को अपने आप में ब्लड में बताते हैं। तो इसीलिए हमास वॉरियर कैसे हो गया? नहीं, हमास वॉरियर कैसे? 7 अक्टूबर को, वो अपने आप को बताते हैं। कौन सा ऐसा वॉरियर का काम तुमने किया था जब तुमने वो बच्चे मारे, औरतों को रेप किया, मरी हुई औरत को नंगा कर आप परेड कर रहे हो? ये है आपका वॉरियर? किसने कह दिया कि हमास अपने आप में वॉरियर है? मैं नहीं मानता। मैंने ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। मैंने बहुत क्लियर कहा कि हमास अपने आप को वॉरियर बताता है, इसीलिए मैं आप ही की बात को सपोर्ट कर रहा हूं। देखिए, इसको ऐसे एक मरेगा तो 10 खड़े हो जाएंगे। जैसे ऐसे लिया जाए कि हम, देखिए, पैलेस्टाइन एक कंट्री है जिसे कोएग्जिस्ट करना था इजराइल के साथ, और इजराइल उसके साथ कर रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। 7 अक्टूबर 23 को मैं फिर से बताता हूं, कुछ डिस्कंटल्ड लोगों ने, हमास के कुछ डिस्कंटल्ड लोगों ने, वैसे हमास तो टेररिस्ट आउटफिट है, ये तो डिक्लेयर्ड है, लेकिन ये गलत कर दिया जब हम इंडिया से मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर बना रहे थे, हम जब अच्छी बातें कर रहे थे, उस समय इजराइल को उन्होंने कुरेद दिया। ये गलत किया, और हमास जब तक खत्म नहीं होगा तब तक वो सर प्लीज, एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि ईरान इजराइल वॉर में अमेरिका ने लाखों डॉलर फूंक दिए। मिलिट्री वॉच मैगजीन की रिपोर्ट में बहुत बड़ी बात सामने आई। सिर्फ थर्ड इंटरसेप्टर के लिए $1.2 बिलियन खर्च किए गए। ईरान से थर्ड ने इजराइल को बचाया था, और मैं गलत नहीं हूं अगर शैलेंद्र सर, तो ये थर्ड वो है जो सैटेलाइट के तौर पर इंटरसेप्ट करता है मिसाइलों को। प्लीज आप थोड़ा इसको इलैबोरेट कर दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, एयर डिफेंस सिस्टम बैकबोन है इजराइल को बचाने वाली। अगर 100 मिसाइल इजराइल की तरफ चलती हैं, चाहे वो थर्ड ले लीजिए, पैट्रियट ले लीजिए, आयरन डोम ले लीजिए, वो एरो 1, 2, 3 ले लीजिए, ये सारी की सारी ग्रिड अपने आप में कंट्री की बाउंड्री से बाहर भी और अंदर भी ये ही अकेले बचाती है। अगर 100 मिसाइल इसके तरफ आती हैं, डेडली मिसाइल आती हैं, तो भी आप देख पाते हैं 5, 6, 7, 8, 10 मिसाइल एक्चुअली ग्राउंड पर गिर पाती हैं, जो कि अपने आप में उनको मंजूर नहीं है, क्योंकि इजराइल अपने आप में एक बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है। कहीं जहां भी मिसाइल गिरेगी अपने आप में बहुत बड़े डैमेज। सर एक और बिग ब्रेकिंग अपने दर्शकों को बता देते हैं। ईरान को $30 अरब देने पर अमेरिका विचार कर रहा है। ईरान को प्रतिबंधों में ढील ट्रंप प्रशासन की ओर से मिल सकती है। एटॉमिक साइट्स पर तबाही के बीच
ये बहुत बड़ी खबर है। एक तरफ न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने की बात अमेरिका कह रहा है, दूसरी तरफ खबर ये कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को बढ़ा रहा है, तीसरी तरफ खबर ये